कल्पना कीजिए कि आप समय की धारा को पीछे मोड़ते हैं, आज से हजारों वर्ष पूर्व, जब न आधुनिक इमारतें थी, न बिजली की चमक और न ही मशीनों की आवाज। तब यह भूमि, जिसे हम आज भारत कहते हैं, एक महान सभ्यता की जन्मभूमि बन चुकी थी। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की नदियाँ और यहाँ का आकाश अपने भीतर अनगिनत रहस्यों और कथाओं को समेटे हुए था। सबसे पहले हमें झलक मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता की। यह केवल ईंटों और पत्थरों से बनी सभ्यता नहीं थी, बल्कि यह मनुष्य की बुद्धि, कौशल और संगठन शक्ति का अद्भुत उदाहरण थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नगर उस युग के चमकते सितारे थे। चौड़ी सड़कें, एक दूसरे को काटती हुई गलियां, पक्की ईंटों से बने मकान और अद्भुत जल निकासी प्रणाली, इन सब को देखकर आज भी इतिहासकार चकित रह जाते हैं। सोचिए, हजारों साल पहले लोग गंदगी और बीमारियों से बचने के लिए इतनी उन्नत व्यवस्था बना चुके थे। वहाँ के बाजारों की कल्पना कीजिए। चारों ओर चहल पहल, दुकानों पर मिट्टी के बर्तन, कपास से बने वस्त्र, चांदी और तांबे के आभूषण और दूर देशों से आए व्यापारी। यही वो सभ्यता थी जिसने दुनिया को सबसे पहले कपास का वस्त्र पहनना सिखाया। धूप में चमकते सफेद कपड़े, रंग बिरंगे धागों से बुनी चादरें और लोगों की सादगी भरी मुस्कान, ये सब मानो हमें आज भी उस युग की ओर खींच ले जाते हैं। सिंधु सभ्यता केवल व्यापार और शिल्प तक सीमित नहीं थी। यहाँ के लोग गहरे धार्मिक और आध्यात्मिक थे। खुदाई में मिले शिवलिंग और पशुपति की मूर्तियाँ इस बात का प्रमाण है कि उस समय भी लोग प्रकृति और सत्य के प्रतीकों की पूजा करते थे। मातृदेवी की प्रतिमाएं बताती है कि स्त्री को सृजन शक्ति का प्रतीक मानकर श्रद्धा दी जाती थी। लेकिन हर सभ्यता की तरह इसका भी अंत हुआ। शायद बार बार आने वाली बाढ़ें, शायद भूकंप या फिर बाहरी आक्रमण कारण आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, परंतु इस पतन के साथ भारत की कहानी थमी नहीं, बल्कि एक नए अध्याय का आरंभ हुआ। इसके बाद आते हैं आर्य। ये लोग घोड़ों पर सवार होकर आए और उन्होंने भारतीय समाज में नई ऊर्जा और नई संस्कृति का संचार किया। उनके साथ आया वैदिक काल। इस काल में रचे गए वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव ज्ञान का अनमोल खजाना थे। ऋग्वेद में गाए गए मंत्र आज भी हमें प्रकृति के प्रति आभार जताना सिखाते हैं। अग्नि, इंद्र और वरुण
जैसे देवताओं की स्तुति मानो हमें याद दिलाती है कि मनुष्य हमेशा से प्रकृति के अधीन रहा है। वैदिक समाज मुख्यतः कृषि पर आधारित था। गाय को धन का प्रतीक माना जाता था। गांव में लोग हल चलाते, बैल खेत जोतते और बच्चे खेलते हुए खेतों में दौड़ते। यही दृश्य उस समय की जीवन शैली को दर्शाते हैं। समाज को व्यवस्थित करने के लिए 4 वर्णों की व्यवस्था बनी। ब्राह्मण ज्ञान और शिक्षा के संरक्षक बने, क्षत्रिय सुरक्षा और शासन के रक्षक, वैश्य व्यापार और कृषि में निपुण और शूद्र सेवा कार्यों में सहयोगी। सोचिए उस समय शिक्षा कैसी होगी। कोई स्कूल या कॉलेज नहीं, बल्कि गुरुकुल घने जंगल के बीच एक साधारण सा आश्रम, जहाँ विद्यार्थी अपने गुरु के चरणों में बैठकर वेद, गणित, खगोल शास्त्र, संगीत और युद्ध कला सीखते। गुरुकुल जीवन केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं था। वहाँ अनुशासन, संयम और सेवा का महत्व सिखाया जाता था। यही शिक्षा प्रणाली आने वाली पीढ़ियों के लिए नींव बनी। समय आगे बढ़ा और इस धरती पर जन्म हुआ महाकाव्यों का। रामायण और महाभारत ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव जीवन के आदर्शों की गाथाएं थी। रामायण ने त्याग, मर्यादा और सत्य के मार्ग को दिखाया, जबकि महाभारत ने धर्म और अधर्म की जटिलताओं को उजागर किया। राम, लक्ष्मण और सीता का वनवास आज भी हमें यह सिखाता है कि कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी हो, क्यों ना हो, धैर्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वहीं महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध, जहां अर्जुन ने अपने ही भाइयों से युद्ध करने से मना कर दिया और तब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। यह प्रसंग आज भी जीवन की सबसे बड़ी सीख है। गीता का एक एक श्लोक हमें सिखाता है कि कर्म ही धर्म है और सच्चा मार्गदर्शन भीतर से आता है। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल द हिस्टोरिकल लेंस को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट और शेयर कीजिए। नए वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।